नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे राहत पैकेज पर संग्राम की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था और ऐलान करते वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसमें पिछले जो सुधार किए गए हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। और उसको विस्तार रूप देते हुए निर्मला सीतारमण पिछले 4 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आज उनकी पीसी का चौथा दिन था। आज उन्होंने इसको और विस्तार दिया और ये अंतिम कड़ी थी, चौथी और अंतिम कड़ी थी। अब 5वीं कड़ी के रूप में कल 11 बजे वो इसको समाप्त करेंगी। रविवार का दिन है और इस पर समाप्त करेंगी, वो बताएंगी, इस पर और थोड़ा डिटेल देंगी। लेकिन इस बीच जो आज उन्होंने ऐलान किया वो 8 क्षेत्रों में सुधार का ऐलान किया है। 8 क्षेत्रों में सुधार के ऐलान की बात करें तो कोयला जो कोल ब्लॉक है उस कोल ब्लॉक में सुधार का ऐलान किया कि अब उसमें पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट पार्टनर को भी खोल दिया जाएगा, उनके लिए भी कर दिया जाएगा। 6 एयरपोर्ट का निजीकरण पहले ही किया जा चुका है, उसको बढ़ा करके 6 एयरपोर्ट अब और निजीकरण के लिए खोल दिए जाएंगे, यानी कि कुल 12 एयरपोर्ट अब निजीकरण के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर जो बिजली वितरण है उनको निजी हाथों में दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ में डिफेंस में भी अब जो एफडीआई है उसको 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो हमारा स्पेस है, स्पेस में भी प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट कर दिया जाएगा। स्पेस में भी अब प्राइवेट कंपनियां आकर के अपना काम कर सकेंगी। और इतना ही नहीं, स्पेस के जो संसाधन हमारे पास, इसरो के जो साधन और संसाधन है उनका इस्तेमाल भी कर सकेंगी। ये है, ये कुल मिलाकर के बड़ी बड़ी खबरें हैं। रक्षा निर्माण में हमने आपको बता दिया, एयरपोर्ट बता दिया, केंद्र शासित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी बात कर ले। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण कर दिया गया है और इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि निगमीकरण को आप लोग निजीकरण मत समझे, इसका निगमीकरण किया जा रहा है। अभी इसको निजीकरण नहीं किया जा रहा कि कल से लोग आंदोलन शुरू कर दें। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों पे हम लोग निजीकरण की ओर आगे बढ़ चुके हैं, हम अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। हालांकि इसको लेकर के देश में विरोध भी हो रहा है। ये थी आज के सुधार की बातें जो निर्मला सीतारमण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मुख्य बातें थी। पिछले 4 दिन में उन्होंने तमाम बातें की। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। और लेकिन अब इस बीच इसको लेकर के हंगामा भी खड़ा हो रहा है, संग्राम चल रहा है। हम कह रहे हैं कि राहत पैकेज को लेकर के संग्राम चल रहा है। दरअसल राहत पैकेज 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के राहत पैकेज होते हैं। उसमें एक हम बात करें तो एक स्टिमुलस पैकेज होता है और एक सीधे शब्दों की अगर हम बात करें, अगर हम अर्थशास्त्र के शब्दों की बात ना करें तो एक जो सीधा दिया जाता है और दूसरा जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। तो ये जो व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला प्लान है। लेकिन हम बाकी अगर हम विदेशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, बाकी देशों की बात करें तो वहां पर 2 तरह के प्लान किए गए हैं। एक तरफ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात की, जैसे मतलब अमेरिका को ले लेते हैं। अमेरिका में अगर 2.5 अरब का ऐलान किया गया है तो वहां पर 500 अरब बेरोजगारों के लिए भी रखा गया, यानी कि डायरेक्ट पेमेंट उनको दिया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात की जा रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि राहुल गांधी लगातार वो कह रहे हैं कि पैसा सीधे लोगों के पास में जाना चाहिए, सरकार को साहूकार नहीं बनना चाहिए, साहूकार के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, लोगों को सीधा पैसा देना चाहिए जिससे कि लोग आसानी से काम कर सकें और अपना जीवन यापन कर सके। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें कही। एक बात कही कि गांव में मनरेगा के तहत आप काम दीजिए और शहर में न्याय योजना के तहत यानी कि न्यूनतम वेज की बात उन्होंने कही कि सीधा न्यूनतम वेज लोगों के खाते में जाना चाहिए, जिससे कि लोग अभी वर्तमान में अपने पैरों पर खड़े हो सके और भविष्य क्या होगा इसकी हम बाद में चिंता कर लेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया
कि जो लोग राजकोषीय घाटे की बात कर रहे हैं उसकी चिंता अभी सरकार को छोड़ देना चाहिए। ये ठीक बात है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने से रेटिंग, विश्व की जो दूसरी संस्थाएं हैं वो हमारी रेटिंग कम कर देंगी, लेकिन चाइना का हमें ख्याल रखना चाहिए कि उसका राजकोषीय घाटा 5.5% तक चला गया था, लेकिन उसने इसकी कभी चिंता नहीं की क्योंकि उसने अपने आप को मजबूत किया है। तो इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कि दरअसल 4 भागों में सीतारमण ने क्या क्या किया है और आज उनकी फाइनल स्क्रिप्ट में क्या था। ये हमारा पैकेज देखिए और इसे हम आपको समझाएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, फिर इसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना संकट काल में सरकार की तरफ से जारी आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के ऐलान पर विपक्ष की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और सीपीएम ने घोषणाओं में खामियां निकालते हुए सवाल उठाए हैं। कोरोना संकट काल में सरकार की तरफ से जारी आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणाओं में खामियां बताई, वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहत पैकेज के ऐलान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने जिस दिन प्रधानमंत्री ने इस विशेष आर्थिक पैकेज की जानकारी दी थी, उसी वक्त से विपक्ष ने अपनी कमर कस ली थी और राजनीति का मूड बना लिया था। पहली किस्त के ऐलान पर भी ममता और कांग्रेस ने अपना दर्द बयां किया था, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष किसानों के मुद्दे को भुना रहा है। बता दें कि राहत पैकेज में 3 करोड़ किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड का ऐलान हुआ। 2.5 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 2 लाख करोड़ रुपए का ऐलान लोन, प्रवासी मजदूरों के लिए 3,500 करोड़ की मदद का ऐलान, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज, शहरी गरीबों को सस्ते किराए के घर के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम का ऐलान। लेकिन विपक्ष को ये राहत रास नहीं आ रही। कोरोना वायरस के संकट के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से न्याय योजना को लागू करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि जो पैकेज होना चाहिए था वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर मैं निराश हूँ। किसानों, मजदूरों और गरीबों के खाते में सीधे पैसे डालने की जरूरत है। मजदूरों को कर्ज की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत है। इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन लागू किया है। लॉकडाउन का सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। इस बीच लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च की। इसे लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कई सवाल किए। मनीष तिवारी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत को राहत पैकेज की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने लोन मेला लगा दिया। कांग्रेस ने आर्थिक पैकेज की घोषणाओं पर करारा हमला करते हुए कहा कि मरहम लगाने की जगह मोदी सरकार किसान मजदूरों को घाव दे रही है और मदद की बजाय किसानों को कर्ज के जंजाल में धकेल रही है। 11 करोड़ मजदूर हैं, फिर 3 करोड़ 90 लाख सड़कों पर धक्के क्यों खा रहे हैं। एक बार फिर लॉकडाउन के बीच राहत पैकेज पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बड़ा सवाल है कि देश संकट में है, ऐसे वक्त में मदद की जगह सियासत हावी क्यों हो रही है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। जी हाँ, एक तरफ राहत पैकेज का ऐलान किया जा रहा है और दूसरी तरफ इस पर सियासत हो रही है। हम राहत पैकेज पर भी बात करेंगे और इसकी सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम राहत पैकेज की बात करेंगे। जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज दरअसल इसमें दिया क्या क्या गया है, वो चीज़ें समझेंगे और उसके बाद इस पर हो रही सियासत कितनी सही है कितनी गलत है, क्योंकि विपक्ष है तो वो अपनी बात रखेगा ही और विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभाना भी चाहिए। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हम जरा अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में आकाश राय जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, स्वागत है आपका आकाश जी। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए समाज सेवी हैं, आपका भी स्वागत है।
और भूपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और दो खास मेहमान हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से भी जुड़ चुके हैं। संदीप शुक्ला जी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता हैं, स्वागत है संदीप जी आपका। और साथ ही साथ में हमारे साथ एनके सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है एनके सिंह साहब। ठीक, सीधा रुख करेंगे आकाश राय जी। 4 किस्तों में 20 लाख करोड़ का ये पैकेज पेश किया गया जी। आज जो राहत पैकेज पेश किया गया, क्या कहेंगे इस पर? प्रदीप जी, आज आपने रिपोर्ट में भी दिखाया और आपने चर्चा के शुरू में कहा भी कि चाहे वो डिफेंस की बात हो, स्पेस की बात हो या एयरपोर्टों की बात हो, आज जिन जिन विषयों को लेकर जो भी घोषणाएं हुई उसमें कहीं ना कहीं एक बात थी कि एफडीआई को बढ़ावा देना है और चीजों को जहां पे बेहतर की मतलब निजी कंपनियां जो काम बेहतर तरीके से कर सकती हैं उनके निजीकरण पे भी सरकार ने ध्यान दिया है। लेकिन जो आपने ये सवाल उठाया कि इस पैकेज पे जो संग्राम हो रहा है, तो निश्चित रूप से प्रदीप जी इस समय इतनी बड़ी महामारी पूरा देश झेल रहा है, इस महामारी में सारे लोगों को मिलकर लड़ना है। इसके बावजूद अगर कुछ राजनीतिक पार्टियां, वो भी जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उसके अगर एक वरिष्ठ नेता इस प्रकार की अगर राजनीति करते हैं तो बड़ा दुखद होता है। पहले ये समझा दीजिए, पहले हमको ये समझा दीजिए कि जो राहत पैकेज आज दिया गया है उसमें आज कहां से कितना फायदा होगा देश को? निश्चित रूप से प्रदीप जी फायदा होगा। अगर हम डिफेंस की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने बोला कि जो हम बाहर से चीजों को लाते थे उनको कैसे मैन्युफैक्चर खुद देश में किया जाए, उसकी व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा अगर 6 एयरपोर्टों को हम निजी हाथों में देने जा रहे हैं तो उन एयरपोर्टों की और भी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। इसके अलावा इसरो में हमने कहा है कि जो उसमें भी जो सामान बनते हैं उसके लिए जो भी अगर निजी कंपनियां उसमें लगना चाहेंगी उनके लिए सरकार जो है व्यवस्था करेगी। तो जिन जिन विषयों पे आज घोषणा हुई है उन सारी विषयों में सरकार उन निजी कंपनियों को लाके कि ताकि ये सारी चीजें इंडिया में ही बने, हमें विदेश से चीजों को लाने की जरूरत न पड़े। ठीक, संदीप शुक्ला जी, आपको इसमें आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री ने विश्व का इतना बड़ा, मतलब सबसे बड़ा आपका राहत पैकेज दे दिया और सीतारमण जी ने 4 किस्तों में आपको समझा दिया, फिर भी क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रदीप जी, निश्चित रूप से कहने को तो बहुत बड़ा राहत पैकेज है, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज है जो कि विश्व में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा है। लेकिन प्रदीप जी, वादे हैं, वादों का क्या? ये भाजपा पे एकदम फिट बैठता है जुमला कि इन लोगों ने जो भी कहा है कभी उसको पूरा नहीं किया है। अब देख लीजिए, इस 20 लाख करोड़ के लिए, उसको बताने के लिए इन्होंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये रोज एक इवेंट बना रहे हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोज बताते हैं। अब जो बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए। निर्मला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी कल, 37 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि पहले मोदी सरकार क्या कर चुकी है। ये नहीं बता रहे कि ये जो आर्थिक पैकेज है इसका हम क्या करने वाले हैं। तो एक तरह से वो जिस तरह चुनावी भाषण होता है या चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस तरह से उसको इन लोगों ने लिया है। और दूसरी बात, जिस तरह से राहत पैकेज ये दे रहे हैं, ये लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, लोन मेला देने की क्या बात है? आज अगर किसी बच्चे को भूख लगी या उसकी मां कहे कि मैं तुम्हें लोन दूंगी, लोन में दूध पिलाऊंगी, तो ये बात ठीक लगती है आपको? ये बिल्कुल निकृष्ट और निम्न स्तर का काम है इस सरकार का। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। चलिए, ठीक है, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ 3 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जरा हम उनसे समझ लेते हैं। भूपेंद्र जी जुड़े हमारे साथ में। भूपेंद्र जी, आज जो ये डिफेंस में निजीकरण की बात की जा रही है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में की बात की जा रही है या कोल में बात की जा रही है, इन जो आज सारी घोषणाएं हुई, 8 कदम उठाए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसको 2 तरीके से देखिए। एक तो शुरुआत में ही जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था तो उन्होंने एक शब्द यूज किया था, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत इस समय हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो विश्व के सारे देश हैं वो लॉकडाउन हैं और इससे ये हो रहा है कि वस्तुओं का आवागमन उतनी स्मूथली हो नहीं पा रहा है। और अगर हम भविष्य को ध्यान में रख करके देखें तो लॉन्ग टर्म में ऐसा होने जा रहा है कि शायद उतनी स्मूथली अब वस्तुओं का आवागमन और नहीं हो पाएगा। और एक सबक अभी चाइना से भी सीखा गया कि उसने कुछ
घटिया क्वालिटी का सामान भी हमें निर्यात किया था, जो कि हमारे लिए पीपी किट और वो मास्क सैनिटाइजर वगैरह की बात थी या जांच किट की बात थी। लेकिन मैं उसी आगे उसमें बता रहा हूं जी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के तहत अब भविष्य को ध्यान में रख करके कदम उठाए जाना था। या तो हम किसी पेड़ को पत्ते पर पानी डाल करके हरा भरा कर दें या उसके जड़ में पानी डाल दें। अब जड़ में पानी डालने के लिए हमें थोड़ा सा तो समय लेना पड़ेगा। अब जैसे डिफेंस को ही ले लीजिए, डिफेंस में अभी तक हम जितना कुछ करते थे वो हम आयात करते थे। अब आत्मनिर्भर अगर हम बनेंगे तो ये पैसा हमारे लिए बचेगा, जो आयात का पैसा है वो हमारा बचेगा, तो हम उसको कहीं और किसी सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट कर करके और इसके बाद रोजगार का सृजन कर पाएंगे। ये लॉन्ग टर्म का हमें बेनिफिट है। दूसरा हम देख सकते हैं एविएशन सेक्टर को। एविएशन सेक्टर हमारा अभी तक 60% खुला था। उससे क्या होता था कि जितने हवाई जहाज थे वो लॉन्ग रूट एडॉप्ट करते थे और उससे ईंधन की खपत ज्यादा होती थी और पैसा भी ज्यादा देना पड़ता था। तो अब जब स्पेस हम खोलेंगे तो इससे वायु सेवा क्षेत्र में कमी, वायु सेवा क्षेत्र में जो लागत है वो घटेगी और उससे परिवहन भी बढ़ेगा। ठीक। तो लॉन्ग टर्म में कुल मिला के ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज जो भी किया गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में बड़ा लाभ देने वाला है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि भाई लोगों की आशाएं बड़ी उम्मीद बड़ी हाई हैं, इस समय उम्मीद बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों की उम्मीद को पूरा करने में थोड़ा सा शायद नहीं खरे उतर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म झिझक क्यों रहे हैं? अरे खुल के बोलिए ना, कहिए ना कि क्या उम्मीद को, कुछ लोग जो ज्यादा उम्मीद करे थे उनको भी नहीं मिल पा रहा। नहीं, उम्मीद जिनको जो कर रहे थे अभी शायद वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब बोलिए लॉन्ग ना। टर्म में ये मुझे लग रहा है आधारभूत आपको संरचना झिझक की है। जरूरत थी। नहीं, हमें झिझक नहीं है। हमें देखिए, कहते हैं आपने नहीं, हमें झिझक अभी नहीं है। आधारभूत संरचना को लेकर के जितने भी घोषणाएं की गई हैं, वो आधारभूत संरचना को लेकर के घोषणाएं आज की गई हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक लंबा कदम था। अरे वो तो प्रधानमंत्री बता ही रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। भाई आप उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं। हम आपसे दूसरी कुछ बात समझना चाह रहे थे। ओम प्रकाश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, वो वर्तमान परिस्थितियों में तो हमें लगता है कि शायद उतना अच्छा नहीं है कि तुरंत हमें राहत मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके समाज में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी कि जो समाज को मजबूत करेंगी। और रही बात ऋण देने की और रही बात अनुदान देने की या दान देने की, तो ऋण देना एक जिम्मेदारी भी होता है कि आदमी लेके अपना कारोबार करे और उस कारोबार के बाद यह उसके मन में रहे, ये बात रहे कि हमें इस पैसे को सरकार को लौटाना देना चाहिए। यानी कि एक मुफ्तखोरी की बात को कम करती है और यह समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और आवश्यकता भी है आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी चीज़ों के लिए, इसलिए हम इसको स्वागत ही करने के भाव में रहेंगे तभी, क्योंकि समाज में तो हरामखोरी जिसको कहा जाता है शुद्ध भाषा में जी, तो उसको बढ़ावा देना कतई अच्छा नहीं है। ठीक, हरामखोरी और मुफ्तखोरी, दो शब्द आपने अच्छे इस्तेमाल किए हैं। हाँ। कि जो इनको देना होगा गरीब लोगों को, उसको मुफ्तखोरी या हरामखोरी। हाँ। ठीक है, आएंगे आपके बाद में। एनके सिंह साहब, आपकी नजर में कैसा रहा ये चौथे दिन का की प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो चौथे दिन में हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कहा है, उसका मुझे नहीं लगता राहत पैकेज से कोई संबंध है। वो सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म की बात की गई, भविष्य में ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे। आज हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है उस पर तो कोई बात ही नहीं की गई। और जो बातें की गई हैं उनमें भी ऐसी हैं जो शायद मेरे विचार से स्वीकारने योग्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर अभी तक 49% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात थी, वो डिफेंस सेक्टर में लाने के बाद इसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया। 74% का अर्थ होता है कि हमारे जो डिफेंस के संगठन हैं उनके ऊपर विदेशियों का साम्राज्य होने की 74% संभावना है, क्योंकि आपकी इक्विटी सिर्फ 24% बचेगी, 26% बचेगी। इसके अलावा जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने जा रहे हैं, ये तो हमारे बजट के प्रोविज़न होते ही हैं। हमें विकास करना है, इसको हमें करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी जो सरकारी मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, जबकि जब रिक्रूट होकर आते हैं तो सबसे ज़्यादा सक्षम लोग ही सरकार में आते हैं। और क्या सरकार में आते ही लोग अक्षम हो जाते हैं? हमें अपने पर भरोसा नहीं है। तीसरी बात, जो इन्होंने 8 सेक्टर गिनाए हैं, उनमें माइंस हैं,
और ठेकेदारी प्रथा है, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स हैं, ये सारे रिफॉर्म आज के लिए नहीं हैं। हम इसको प्राइवेट क्यों करना चाहते हैं? 60 के दशक में जो बिजली कंपनियां थी उनका निचलाइजेशन किया गया था, इसलिए कि वो इनफेक्टिव थी, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी और बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं कमा पा रही थी। क्या 60 से अब तक हम इनएफिशिएंट हो गए? हमें बिजली कंपनियों को प्राइवेटाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो हमेशा सरकार के कब्जे में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम वित्त को और होम मिनिस्ट्री को कहें हम प्राइवेटाइज कर देंगे, क्या ये चलेगा? आज हमारे लिए बिजली वैसे ही है जैसे पानी और रोटी कपड़ा। कोई भी व्यक्ति बिजली बिना रह नहीं सकता, बिजली बिना कोई चीज़ संचालित नहीं हो सकती। तो उसको प्राइवेटाइज करने की बात हालांकि 2003 से शुरू हुई थी जब विद्युत एक्ट बना था, लेकिन उस पर विचार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने ब्लॉक्स आवंटित किए हैं और बॉक्साइट और कोल को एक साथ आवंटित किया है, इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ आवंटित करने का कोई तुक ही नहीं बनता है, इसलिए कि बॉक्साइट की प्रोसेसिंग अलग होती है, कोल की प्रोसेसिंग अलग होती है। दोनों को एक साथ मिक्स करने का तात्पर्य यह है कि आपने एक ही व्यक्ति को दुगना फायदा देने की बात कर दी है। क्यों नहीं हम कोल इंडिया लिमिटेड बना हुआ है, लिग्नाइट बना हुआ है, हमारे पास और ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो कि इन दोनों चीज़ों को स्पेशलाइज तरीके से कर सकते हैं। और कंट्री ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी पूरी मिनरल बेस्ड है और उन्होंने कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया है, वो सिर्फ सरकारी तौर पर करते हैं। तो क्या हमारा विश्वास अपने ऊपर से ही उठ गया है? सरकार का विश्वास अपने ऊपर है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी चीज़, जो इतने सारे लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, मैं एक सेकेंड लूँगा, उनके लिए क्या सरकार के ऊपर से उनका भरोसा उठ गया है, इसीलिए वो वहाँ से चलते हैं? सरकार कहती है रुक जाइए तो भी नहीं रुकते। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कृषि के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े दावे किए गए, सब किया गया। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, कृषि में सिर्फ लागत निर्धारण करना, सिर्फ उतना निर्धारित कर दें कि जितनी लागत लगती है कृषि में, कॉस्टिंग फैक्टर अगर ला दें, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है जी। सिर्फ कॉस्टिंग अगर आ जाएगी तो वो किसी को रिपोर्ट लागू कर दे, उसी की लागू करने बिल्कुल। की बात, और जी, हमें उसी की बात ऋण आधारित लगातार न करके, हमारे किसान भाई करें जी, ऋण आधारित न करके हमें इसको इक्विटी आधारित करना। आप दोबारा से आएंगे जी जी, ठीक है। आकाश का जी जी एनके सिंह साहब जो पूर्व संयुक्त आयुक्त कह रहे हैं कि ये निजीकरण किया जा रहा है, क्या सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, सरकारीकरण पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए निजीकरण किया जा रहा है? नहीं प्रदीप जी, निजीकरण ठीक है क्या गलत है, इस पे एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें जनता खुद चाहती है कि निजीकरण हो। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, स्कूलों की व्यवस्था देखिए, तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास ठीक ठाक कमाई का संसाधन है, जरिया है, ठीक ठाक सैलरी मिलती है, उसको वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजता है। जबकि सरकारी स्कूल में हमने सारी सरकारी व्यवस्था स्कूलों की में है। इसलिए नहीं भेजता है क्योंकि सरकार की दशा पिछली सरकारों से मिला करके खराब कर रखी है। खराब थी, हमने 2000 खराब थी, खराब है। नहीं प्रदीप जी, निश्चित रूप से पिछले 15 सालों में 2017 से पहले बहुत ज्यादा स्थितियां खराब की गई। आजादी के शुरुआत से लेकर के आज तक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, निश्चित रूप से। और आज भी सुन लीजिए, आज भी हमारी यूनिवर्सिटी, मैं बार बार कहता हूँ, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की 300 यूनिवर्सिटी में से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। बेसिक एजुकेशन की तो आप छोड़ दीजिए बात जी। निश्चित रूप से ये चीजें, इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है। आप बताइए कि इतना बड़ा देश, इतनी सारी यूनिवर्सिटियां, 130 करोड़ का देश। सिंह साहब ने जो सवाल उठाया कि क्या सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा जो सब कुछ प्राइवेट के हाथ में दे देना चाहती है? सरकार को अपने ऊपर पूरा भरोसा है और सरकार जनता के हित में निर्णय लेती है। और अगर सरकार को यह लगता है कि इन चीजों को अगर निजी हाथों में दिया जाए तो चीजें और सुधरेंगी, तो निश्चित रूप से सरकार वो करती है। और उसी को लेके ये जो भी FDI बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, या स्पेस के क्षेत्र में, या डिफेंस के क्षेत्र में, या कोल के क्षेत्र में, अगर हम निजीकरण की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम वहां की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें, उसको सुधारना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। हम आपकी बात एनके सिंह साहब से करें। सिंह साहब, आपकी जो चिंताएं हैं वो आकाश राय से आप सीधे पूछ सकते हैं। राय साहब ये बता दीजिए कि इसरो में जो एंट्री दी गई है प्राइवेट सेक्टर को, क्या इसरो जैसे और संस्थान पूरी दुनिया में हर देश में है, क्या किसी देश में ऐसा है कि वहाँ पर इसरो जैसे संस्थानों में प्राइवेट एंट्री दी गई हो? क्या कोई दुनिया में ऐसा देश है जो अपनी
जो नहीं, एयर देखिए, टेरिटरी है, आकाश है, आकाश को इतना ओपन कर दे। हमें अपने आकाश से वो फ्लाइट उड़ानी चाहिए जो हमें बेनिफिशियल हो, बजाय इसके कि हम उसको ओपन फॉर ऑल कर दें। इससे हमारी सिक्योरिटी पर असर सवाल पड़ेगा। पूछते जाइएगा जी। और आकाश जी उसका जवाब भी देते जाएंगे। जी एनके सिंह जी, आप बहुत वरिष्ठ और सम्मानित अधिकारी रहे हैं और चीज़ों को मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती थी, हम आयात करके उसको लाते थे। अगर उसको बनाने के लिए यहाँ पे निजी कंपनियों को उनके हाथ में काम दिया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज़ है। राय साहब, बनाने की बात नहीं है, यहाँ बनाने की बात नहीं है। आपने ओपन किया है इसरो को प्राइवेट सेक्टर के लिए, ओपन किया है इंडियन स्काई को दूसरी कंपनियों को, विदेशियों के लिए। ये हमारी सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बनेगा। इसके अलावा हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छी एक बात जो सरकार ने कही है, वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा एक बात मैं कह दूं, ऐसा मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो केंद्र की सरकार है तो वो वही निर्णय लेती है जो जनता के हित में होते हैं। और ऐसी किसी भी प्रकार की आशंका को मैं खारिज करता हूं जो आप कह रहे हैं कि हमारी एयर स्पेस को या हमारी प्राइवेट चीजों को जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, ये तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं होने वाला है। हम भी कह सकते हैं नहीं होने वाला है, लेकिन कोई पिछले अनुभव भी होते हैं, पूरी दुनिया में होता है वो भी होता है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आपका भी सवाल स्पेकुलेशन ही है। एक सवाल लीजिए, एक एक जो कह जवाब। रहे हैं वो भी स्पेकुलेशन ही है। जी। आप भी एक कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं। सरकार में बैठे लोग ऐसे नहीं है कि वो बिना बेचारे कोई कार्य करेंगे। हाँ, निश्चित रूप बिल्कुल, से अगर बिल्कुल। डिसीजन लिया है सरकार ने तो उसके पीछे काफी सोच समझ के और एक अच्छी मंशा के साथ वो निर्णय लिया गया है। मंशा हमेशा अच्छी होती है, ये भी बात सही है। एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ जो आप इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर रहे हैं वो ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स है। हमें इस समय अप्लाइड इकोनॉमिक्स की जरूरत है कि जो हमारी चीज़ें हमारे ऊपर लागू होती हैं उनको देखने की आवश्यकता है। हमें वर्तमान में क्या चाहिए उसको देखने की जरूरत है। हम देख रहे हैं हमें भविष्य में 10 साल बाद क्या करना है। हमें आज अगर भूख लगी हुई है तो आज भूख की व्यवस्था करनी होगी, बजाय इसके दूसरी। एक चीज़ में डीआरडीओ जो डिफेंस के सेक्टर्स हैं उनमें एक बहुत अच्छी बात जो सरकार ने कही है वो मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, हम उसको कॉर्पोरेटाइजेशन करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, हमें केवल सुधार करनी है उनके प्रशासन में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑर्डिनेंस सिंह साहब वो सिर्फ एक के विषय में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के विषय में कहा है। हाँ, उसी बाकी के के लिए ये सब बातें नहीं कही है। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ जो कॉर्पोरेटाइजेशन करने की बात कही गई है, चूंकि अभी तो सरकार के हाथ में है। कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे तो इसका मतलब निगमीकरण करेंगे। निगमीकरण का मतलब होता है अर्ध प्राइवेटाइजेशन। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अर्ध सरकारी जी। और दूसरी चीज, हमारे कोर सेक्टर होते हैं, नॉन कोर सेक्टर होते हैं। हाँ, आकाश जी नहीं, कोर नहीं सेक्टर सर, को निगमीकरण का ये परिभाषा नहीं है। भूपेन जी निगमीकरण पर बात, हम निजीकरण की बात कर रहे हैं। मैं परिभाषा तमाम की चीजों का मैं अप्लाइड निजीकरण इकोनॉमिक्स की बात कर बिजली, यूनियन टेरिटरीज में सारी बिजली का निजीकरण कर दिया है। आकाश राज एनके सिंह साहब, आपने कहा कि अगर जरूरत भूख आज लगी है तो कल खाना नहीं मिलना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले यही था और सरकार ने सबसे पहले उसकी ही चिंता की। लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर पूरे देश को बनाना चाहते हैं और इस देश को हम ये चाहते हैं कि हमें चीजों को आयात करके न लाना पड़े, हम उन चीजों का अगर यही मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो हम स्पेस की बात करें, चाहे वो हम डिफेंस की बात करें, या कोल में हम आ जाएं, या कोई और भी सेक्टर हो, हर चीज में अगर हम उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सरकार कुछ अपनी पॉलिसी लेके आती है और उसी के आधार पर ये चारों जो भी घोषणाएं 4 पैकेज में अभी तक हुई हैं वो उसी आधार पर की गई है। ब्रेक का वक्त तो चला सिंह साहब, एक ब्रेक पर जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है और हम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पर चर्चा अभी कुछ जारी रखेंगे, क्योंकि निगमीकरण की बात की जा रही है, निजीकरण की बात की जा रही है। एनके सिंह साहब कह रहे हैं कि क्या सरकार को अब अपने पर भरोसा नहीं रह गया कि सरकार वो सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चला सकती है, इसीलिए निजीकरण किया जा रहा है। और निजीकरण को लेकर के जो सब तमाम हमारे जो कार्यालय हैं वो भी लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। तो आखिर में क्यों कदम ये सरकार बढ़ा रही है, इसके पीछे भी हमको ये देखना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा कि आखिर सरकार की पॉलिसी क्या है। लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी भविष्य में कुछ भी अच्छा हो सकता है, लेकिन वर्तमान में तो इसको लेकर के काफी नाराजगी। चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी किस्त जारी कर दी है और ये पूरा हो गया। कल 11 बजे वो इसका समाप्त करेंगी। 11 बजे एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बताएंगी इसका समापन कैसे होगा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। ओम प्रकाश जी का रुख करेंगे। ओम प्रकाश जी, आपने कहा हम लोग बात कर रहे थे, इनके सिंह बात कर रहे थे, दो प्रकार से जो वो होती है कि मौद्रिक प्रोत्साहन, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात की जा रही थी। आपने उसमें दो शब्दों का प्रयोग किया, एक मुफ्तखोरी और हरामखोरी। क्या मतलब है इसके? देखिए, समाज में अगर हम अक्रमणता को बढ़ावा देना चाहते हैं जी, तो हमें उनको अनुदान देंगे, उनको हम एक तरह से जैसे चुनावी वादे के रूप में हम उनको कुछ मुफ्त में दे दिया, बिजली दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। इससे कहीं न कहीं आदमी आक्रमण हो जाएगा, अपनी काबिलियतों को और दबाएगा, कुछ अच्छा करने का प्रयास नहीं करेगा जी, क्योंकि उस चीज़ें उसको आसानी से मिलती चली जा रही हैं और जब मिलने लगती हैं तो आदमी क्यों करे। और सरकार का मंशा ये है कि हम अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनावें। आपसे एक सीधा सवाल है मेरा, ये जो सड़क पर मजदूर चल रहे हैं, 2000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, एक माँ सड़क पर बच्चे को जन्म दे रही है, उसके बाद 160 किलोमीटर पैदल चल रही है, 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं, ये आपको आक्रमण नजर आते हैं? नहीं, ये तो सोचनीय चीज है। फिर इस पे सरकार का कहीं न कहीं फेल्योर है जी। अगर कोई चीजें ऐसी समाज में चली आई है, निकल आई है, तो सिंह साहब तो इसी बात को कर रहे हैं ना। अभी जरूरत है, और राहुल फिर बाकी विपक्ष की पार्टी भी कह रही, अभी जरूरत है सीधे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने की। उसके लिए ट्रेनें चलाने में व्यवस्था करें, उसमें कहाँ कमी रह जा रही है इस पे सोचना चाहिए। हम आने वाले समय FDI देंगे, कंपनी लगाएं, सेज लगाएंगे, उसका लाभ तो बाद में होगा जी, लेकिन वर्तमान में तो ट्रेन चाहिए, लोगों को जो जाना है उसको भोजन चाहिए, उनको रोजगार जो छिन गया उनके लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। सरकार ने यद्यपि किया है, 500 रुपए जनधन खाते में आने लगा सबको, महिलाओं के खाता में आ गया, यानी महिलाओं का मतलब कि 50% आदमी के पास आ गया, विकलांगों को आ गया, वृद्धों को आ गया, मनरेगा जो उनको रोजगार मिलता है। 500 रुपया निकालने के लिए आगरा में एक महिला 40 किलोमीटर चली थी और उसको पैसा नहीं मिला था। ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है जी। ये किसी भी चीज में अगर सड़क पर आदमी इस कोरोना महामारी में निकल रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल करके जा रहा है, ये छोटी मोटी बातें हैं? नहीं प्रदीप जी, मैं इस बात पे आपसे सहमत हूँ कि जो हम जोखिम में डाल रहे हैं, व्यवस्था कहीं कहीं फेल्योर है जी, चाहे उसमें राजनीति। बात व्यवस्था फेल्योर की नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तो बड़े मर्मज्ञ हैं इन सब चीजों के, आपने दो शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे घोर आपत्ति है। आपने कहा मुफ्तखोरी और हरामखोरी। जब गरीबों को देने की बारी आती है तो मुफ्तखोरी और हरामखोरी, जब उद्योगपतियों को देने की बात आती तो वो क्या होती है? वो मुफ्तखोरी और हरामखोरी नहीं होती है। नहीं, मुफ्तखोरी हरामखोरी हमारा कहने का मतलब जो काम करके करना चाहता है। नहीं, जब हम उद्योगपतियों को लाखों करोड़ का हम पैकेज देते हैं, उसको क्या कहेंगे आप?
वो भी उसी श्रेणी में आता है। नहीं, आप उसको कोई संज्ञा दे दीजिए, किस श्रेणी में आता है? वही उसको भी कहते हैं मुफ्तखोरी की श्रेणी में आएगा जी। उसको भी रोकना चाहिए, इसको भी रोकना चाहिए। मुफ्तखोरी चाहे गरीबों को हो चाहे अमीरों को हो, दोनों जगह पे नाजायज है। अगर वो नाजायज है तो उसका विरोध होना चाहिए, समाज में उसको बढ़ावा देना नहीं चाहिए। जब उद्योगपतियों को बड़ी बड़ी रकम दी जाती है, तब आप लोग क्यों नहीं कहते कि मुफ्तखोरी और हरामखोरी इसको रोकिए? अब देने की जो प्रक्रिया रही है, चाहे किसने किया क्या किया, ये तब पता नहीं चलता आप लोगों को, तब आपको पता नहीं चलता है। और किसान के खाते में 500 रुपया चला जाता है, वो आपको पता चल जाता है, वो हरामखोरी हो जाती है, वो मुफ्तखोरी हो जाती है। जिसको बताया जाता है, जो लोग समाज में जो सामने आ रहा है उसी को कहा जाता है। अगर हम सबको ऐसे ही बांटते हैं 6500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, तो काम करने के 1,65,000 करोड़ रुपए, 1,65,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को दिया गया। एनपीए का आपको पता है कितना एनपीए देश में उद्योगपतियों का है? 67,000 करोड़ रुपया अभी उसमें चला गया है। कितना पैसा, कितने लोगों को बढ़ सकता था बताइए जरा? नहीं, उसका एनपीए को कम करने के लिए, घाटे को नुकसान से बचाने के लिए अगर सरकार ये कहती है कि हमारे पीरियड का नहीं है, उनके पीरियड का, अरे किसी के भी पीरियड का हो, पीरियड का भी हो, हाँ, वो अगर है तो सरकार उसके लिए प्रयासरत है। 72 साल हो गए आजादी के, लेकिन और हम कब तक इस बात का रोना रोते रहेंगे? ये चीजें तो गलत है ही हैं। बिल्कुल ये चीजें नहीं। मैं आपको फिर कह दे रहा हूं, मुझे आपके इन दो शब्दों से आपत्ति थी, इसलिए मैंने आपसे। भूपेंद्र तिवारी जी, आपको सवाल करना चाह रहे थे एनके सिंह साहब से। जी देखिए, हम आपकी यही शुरुआत करते हैं इसी मुफ्तखोरी से। जी देखिए, जब 1930 में विश्वव्यापी मंदी आई थी, तो उस समय अर्थशास्त्र की पूरी परिभाषा बदल गई थी। जो साहब अभी पूर्व संयुक्त आयुक्त साहब एनके सिंह साहब कह रहे थे कि इस समय हमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स की जरूरत है। हाँ। तो आपने एक अर्थशास्त्री का नाम सुना होगा, कीन्स ने ये कहा था कि आप किसी को मुफ्त में पैसा नहीं दे सकते, आप एक दिन गड्ढे खुदवाइए, दूसरे दिन गड्ढे को भरवाइए, रोजगार दीजिए। कहीं ये नहीं कहा था कि मुफ्त में पैसा दीजिए। भूपेंद्र तिवारी जी, सर, मैं भूपेंद्र तिवारी जी, सवाल सुनिए। ये कीन्स हो या कीथ हो या हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, सबकी परिभाषाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। इतनी बड़ी भूखमरी, इतनी बड़ी महामारी 100 साल पहले आई थी। उसका जवाब दे दूं जी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जी देखिए, सड़क पर चलती हुई भीड़ एकाएक निकली है। इस भीड़ में सड़क पर खड़े होकर के पैसा नहीं बांटा जा सकता है। यहां मैं सरकार के पूरे साथ हूं। नहीं, सरकार को हम ये कब करें कि सड़क पर पैसा बांटिए? लोग उम्मीद कर रहे हैं। क्या हमने ये बात कही कि आपको सरकार सड़क पर खड़े होकर पैसा बांटे? नहीं, आप यही लोग उम्मीद कर रहे हैं। लोग उम्मीद यही कर रहे हैं। ना गलत उम्मीद कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप गलत बोल रहे हैं। आप सड़क पर पैसा बांटने की बात नहीं हो रही। मामला यह है, जो सिंह साहब ने कहा कि मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। एक जो इकोनॉमिक का नियम है सर, मौद्रिक प्रोत्साहन या तो देखिए, मौद्रिक प्रोत्साहन दो रूप में दिया जा सकता है। या तो आप रोजगार के रूप में दे, या तो आप भाई पहले उसका पेट भरेगा तभी तो रोजगार करेगा। अरे सर, मेरी भूपेंद्र जी, पहला पेट भरने की बात है, पहले पेट भरेगा तब वो करेगा। आ रहा हूं आपके पास में। एनके सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सिंह साहब, मैं ये ओम प्रकाश जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो मुफ्तखोरी हरामखोरी की बात की है जी, इसके सापेक्ष जैसे आप कह रहे हैं कि लोन दे दें और कोई अनुदान ना दें, मैं उनकी जानकारी लेना चाहता हूं। कोई भी अनुदान किसी प्रोजेक्ट या किसी के दायरे में 50% से अधिक नहीं होता, तो ये मुफ्तखोरी की तो बात ही पैदा नहीं होती। और क्या आप ये मानते हैं कि मनुष्य जो है वो मुफ्तखोर ही होता है? अगर आपकी अवधारणा ये है कि मनुष्य मुफ्तखोर होता है, तब तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मूलतः मनुष्य मुफ्तखोर नहीं होता। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी देख लें तो एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से भी आदमी के 4 हाथ पैर हैं, मतलब हाथ और पैर मिला के 4 हैं, और 2 हाथ इसीलिए फ्री किए गए हैं कि वो कुछ काम करेगा, कुछ अर्निंग करेगा, मेहनत करेगा, तब खाएगा। जानवर इंसान में इतना ही फर्क है। तो क्या आप ये मानते हैं कि मनुष्य भी उन्हीं की तरह है, अजगर की तरह है? अगर आप ये मानते हैं तो आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मनुष्य मूल रूप से काम करना चाहता है, उसे काम देना हमारा। तुरंत खाने की व्यवस्था कर लीजिए। अगर आज आपको सारे संसाधनों को सरकार अगर आज खाने पे ही खर्च कर देगी, तो भविष्य की बात आप कब करेंगे? आने वाले 6 महीने बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा। तिवारी जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि क्या कोई इकोनॉमी दुनिया में 11 करोड़ 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ लोगों को सड़क पर देखकर बेरोजगार देखने के बाद दुनिया की कोई इकोनॉमी सशक्त हो सकती है? 12 करोड़ का हमारा मैन पावर वेस्ट हो रहा है। अच्छा,
आ रहा हूँ संदीप जी। तो क्या सर, उस अगर- पर अगर उसके मैं आपसे साथ दो सवाल, मैं एक सवाल आपसे करूं, बोलिए, बताइए। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि जो सड़क पर भीड़ निकली है अचानक अपने रोजगार छोड़ करके, तो क्या इनके लिए तुरंत कोई व्यवस्था करने का कोई उपाय किसी के पास है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनके गंतव्य तक इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। आने वाले समय में इनके लिए दो व्यवस्था की जाए, एक तो छत की व्यवस्था की जाए, रहने की, बता रहे हैं कुछ और व्यवस्था। उसमें रोजी देखिए, रोटी की। जी एक मिनट। पहली बात आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि 11 करोड़ लोग बाहर आए क्यों, ये सरकार को देखना चाहिए, क्यों निकल के आए। क्या उनको सरकार भरोसा नहीं था उनकी सुरक्षा हो पाएगी? पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो निकल के आ गए तो सरकार को भरोसा दिलाना भी एक काम था कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। उस सुरक्षा दिलाने में एग्जीक्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे राजनेता, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, सब लोग मन से कह रहे हैं, लेकिन क्या वो उसका एग्जीक्यूशन करवा पा रहे हैं? सवाल यहाँ एग्जीक्यूशन का है। उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन कर दिया जाए तो बात पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। और इसीलिए आज कुछ अधिकारी सस्पेंड भी किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आएंगे आपके पास में। सस्पेंशन कोई हाँ संदीप जी, सोल्यूशन नहीं है। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि ये जो इस देश में सरकार है इस समय, आपके पास दोबारा से जी, जो सरकार है इस समय, वो इस देश के गरीबों और मजदूरों पे क्रूरता का व्यवहार कर रही है, क्रूरता का व्यवहार। और जो इस सरकार को मानने वाले लोग हैं, जैसे भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं, इनका चरित्र भी मुझे पूरी तरह से क्रूर चरित्र लग रहा है। किस तरह की बात ये स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। भूखे मजदूर वहां से चल रहे हैं तो ये कह रहे हैं उनको खाना ना दीजिए, उनको गंतव्य तक पहुंचाइए नहीं। अरे हजारों बसें इस देश में, हजारों ट्रेनें इस देश में खड़ी जंग लग रही हैं, उनको क्या उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता? आप किस तरह की क्रूर बातें कर रहे हैं भूपेंद्र जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। इस देश के करोड़ों गरीबों मजदूरों के बारे में आपको शर्म आनी चाहिए। किस तरह के अर्थशास्त्र की बात आप करते हैं? आप कहते हैं कि इनको गरीबों को बंद कर दीजिए। आज ये घर तो, अरे भाई क्या बात करते हैं? आपने तो बहुत निराश कर दिया। मुझे बहुत दुख है आपकी इस सोच से, आपकी इस क्रूर सोच से मुझे बहुत कष्ट हुआ है। आप अपने शब्द वापस लीजिए। अरे आपकी सोच आपको मुबारक हो। अरे भाई आपकी सोच आपको मुबारक हो। हमें आपके ना नेता से कोई लेना, सुनिए, अरे सुनिए शुक्ला जी सुनिए, ना हमें आपके नेता से कुछ लेना देना है, ना हमें उस नेता से कुछ लेना देना। हम तो वही बात करेंगे जो इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। जो अरे इकोनॉमी छोड़िए साहब, मर रहे हैं लाखों लोग इस देश में। इस देश में लोग मर रहे हैं तड़प के, और आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। कहाँ ले जाएंगे आप इकोनॉमी इस देश की? आप क्या बात कर रहे हैं? अरे रोजगार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप? अरे रोजगार रहे या ना रहे, लोग जो मर रहे हैं अभी उनको तो उनके घर तक पहुंचाइए, उनको 2 वक्त का भोजन तो दीजिए, उनको पानी तो दीजिए। पत्ती पर पानी डालोगे तो पेड़ हरा रहेगा। फिर वही पत्ती पर पानी और जड़ पे पानी वाली बात पे आप आ जाते हैं। भूपेंद्र जी, आप अर्थशास्त्री हैं, बहुत अरे मेरी बात को आप करो ना। लेकिन एक बात समझिए, हम क्रूर हैं, हमने ये चलिए आपने शब्द वापस लीजिए, क्रूर नहीं कहना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल अपने शब्द पे अडिग हूँ। जिस तरह से ये सरकार क्रूर है, उसी तरह से इस सरकार को मानने वाले लोग भी क्रूर हैं। सड़क पर चलते हुए भोजन बांटा जा सकता है, पैसा नहीं बांटा जा सकता है। भूपेंद्र जी, बात यहाँ ना भोजन बांटने की है ना पैसा बांटने। आपके पास रुकिए, आप वही भाषा बोलते हैं जो राहुल गांधी जी बोलते हैं। ठीक है सिंह साहब, एक मिनट रुकिए। और हमारे साथ मेहमान है, उनको भी शामिल। ओम प्रकाश जी हमारे साथ काफी देर से बैठे हैं। जी ओम प्रकाश जी, आपने सारी वो सुनी, अब आपकी क्या राय? देखिए, ऐसा है कि आप लोग जो पक्ष में हैं वो कुछ भी कहेंगे। यहाँ कोई पक्ष में नहीं है, कोई विपक्ष में नहीं है। यहाँ सिर्फ सही बात रखी जा रही है जिससे सरकार भी सचेत रहे और जो चीजें हैं वो वहां तक पहुंचे। सही बात यह है कि सरकार को बांटने का जो सिस्टम है जी, वो जो डेवलप सरकार ने किया पिछले समय में क्या हुआ उसकी बात छोड़िए, जो आज के जमाने में है पैसा कैसे दिया जाए। जी, जैसे आपने हमारे तिवारी जी ने कहा है कि सड़क पे चलने वालों को पैसा नहीं दिया सकता। जी, बात तो सही है। पैसा देने का सिस्टम जनधन खाते के माध्यम से दिया गया, नरेगा मनरेगा रोजगार के माध्यम से दिया गया, और जनता रसोई चल रही है। लोगों में जो ये सड़क पे निकल आने की बात है, ये जो न समझा पाने, न समझ पाना, माँ में की बात जो फैला देते हैं अंधविश्वास। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे एक चीज, आप मजाक वाली बातें कर रहे हैं की बात कर रहे हैं, लोग अफवाह फैला देते हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपको एक कमरे में 40 दिन तक बंद कर दिया जाए और आपकी मर्जी वहां पर ना चले, जो मिल जाए वही आपके लिए पर्याप्त है, आप रुक पाएंगे क्या? आप कहीं बाहर रुक पाएंगे? आपको होम सिकनेस नहीं होगी? आप घर जाने के लिए बेताब नहीं होंगे?
नहीं, प्रॉब्लम तो है, दिक्कत तो है ये। नहीं, आपको प्रॉब्लम फिर समझ में क्यों नहीं आती? तो दिक्कत सबको समझ में आ रही है, लेकिन अब सरकार की प्रॉब्लम ये है, सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि कैसे क्या करे उसके लिए। तो अरे सरकार होती किस लिए? सरकार के पास इतने बड़े साधन संसाधन है। सरकार होती है देश के संसाधन बेचने के लिए। ओम प्रकाश जी के हिसाब से सरकार होती है देश के संसाधनों को बेचने के लिए। ओम प्रकाश जी के हिसाब से वो व्यवस्था कर रही है। हम कब करें कि लोक कल्याणकारी सरकार है? हम खुद ही करें लोक कल्याणकारी सरकार है। लेकिन जो समाज में जो जितने लोग जो आतुर हो जा रहे हैं, भयातुर हो जा रहे हैं, मान लीजिए नहीं, क्या करें आप बताइए, उनको क्या करना चाहिए? उनको खाना अगर नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं मिल, जो सिस्टम बनाया हुआ है सरकार ने जी, उसके तहत रह के अचानक अगर खाना नहीं मिल रहा तो क्या करें? वो खाना नहीं मिल रहा तो खाने की जो व्यवस्था उसके लिए अपना डिमांड रखें। मैं कह रहा हूं नहीं मिल रहा तो क्या करें, जरा ये बताइए ना। सरकार की कहां डिमांड करें? जहां महाराष्ट्र में तमाम लाखों लोग वहां से निकल चुके हैं। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार खाना नहीं दे रही है। आपको प्रदीप जी इस बात पे थोड़ा सा उस पे ये रहना चाहिए कि जितने लोग निकल गए हैं वो सड़क पे चल रहे हैं, वो भी खा ही रहे हैं कुछ न कुछ। अरे क्या बात अपने क्या बात है, क्या बात है। वो चीजें अगर अपने घर में रह के भी रख के अपने मतलब वो 10 दिन और ये भी देखिए, मतलब वो 10 दिन तक चल रहे हैं 2000 किलोमीटर, वो अपने साथ खाना लेकर के चल रहे हैं। हाँ, कुछ लेके चल रहे हैं। उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो ट्रकों में बैठने के लिए, बसों में बैठने के लिए 3-3, 5-5 हजार रुपए तक दे रहे हैं। एनके सिंह साहब, ये कहीं न कहीं सिंह साहब कुछ कह रहे नहीं, उससे मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है आप आएंगे। आप ओम प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, ओम प्रकाश जी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप समाज सेवी हैं, काफ़ी मेहनत करते होंगे, जरूर कुछ अपना भी लगाते होंगे, थोड़ा सा कष्ट और कर लीजिए, कभी सड़क पर निकल के देखिए। मेरा ये दायित्व नहीं ना, मैं ये कर सकता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, उसके बावजूद भी मैं जहाँ देखता हूँ, यहीं कानपुर की बात कर रहा हूँ, आप हाईवे पे चले जाइए, रेलवे ट्रैक पे चले जाइए, 50-50 लोगों के जत्थे हैं जो भूखे चले आ रहे हैं, उनको एक ब्रेड का टुकड़ा मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं। मैंने अपने पास से, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं ये भी बता दूं, अपने पास से मैंने लूटमार शुरू हो गई है और लूटपाट होगी, जहाँ खाना देख लेते हैं लूटना शुरू बिल्कुल कर देते हैं, ये दशा है। मैंने ब्रेड कभी किसी, मैंने फोटो नहीं खिंचवाई, ज्यादातर लोग फोटो खिंचवा के भेजते हैं, लेकिन ये समझिए उनके लिए क्या करना चाहिए। आप भी पूछते हैं क्या करें। आदमी जब भयातुर होता है, नहीं, आदमी जब भय में होता है, आगे उसके कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो जो सामने मिलता है उसके लिए टूट पड़ता है। ये मानव स्वभाव है। अरे भयातुर होता है या भूखा होता है? आपको भूख समझ में नहीं आती है क्या? आपको भूख समझ में नहीं आती है? मैं आपसे इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ, आप समाज सेवी हैं और तिवारी जी जो हैं वो अर्थशास्त्री हैं, नहीं समझ में आती है। महत्वपूर्ण व्यक्ति है। व्याकुलता जो है, और राय साहब तो बहुत व्याकुलता मतलब कितने दिन तक भूखा रह सकता है आदमी? जो सड़क पे चल रहा है, भूखा चल रहा है, वो उस व्यक्ति को वहां से कहां से मिलेगा रास्ता? जहां सिस्टम बना है, उस सिस्टम पे जहां रह रहा है, कहां सिस्टम बना है प्रभु ये भी बता दो। सिस्टम कहां आपका बना है ये भी बता दीजिए। शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा। कितने सिस्टम पर विश्वास करें? महाराष्ट्र क्यों निकल रहे हैं लाखों लोग? ऐसा हम लोग देख रहे हैं, जहां जहां जनता रसोई चल रही, समाज सेवी संगठन काम कर रहे हैं, हम लोग दिन भर देखते हैं कुड़िया। आपने कितने लोगों, कितने लाख लोगों को खाना बताया? लाख लोगों के लिए हम लोग जो क्षमता है, हम लोग जनता रसोई के माध्यम से और चौराहे कितनी जनता रसोई चला रहे हैं हम लोग? शुरू से जितनी जनता कितनी चला रहे बताइए? हम लोग अपने क्षमता के हिसाब से, क्षमता की बात, ये बात वेद बात मत करिए, कितनी चला रहे और कितने लोगों के? 500 लोगों का खाना, 500 लोगों को। और मालूम है आपको सड़क पर कितने लोग हैं? सबको एक आदमी सड़क पर कितने लोग हैं आपको पता है? इसका अंदाजा है? सड़क पे सही कह रहे हैं आप, ज्यादा लोग, लेकिन अचानक जो निकाला प्रॉब्लम उससे है। मेरा कहने का क्यों निकल रही, इसके पीछे कोई सोल्यूशन है? इसलिए क्यों निकल रही? इसलिए क्या वो भिखमंगे हैं? क्या वो हरामखोर है? क्या वो मुफ्तखोर है? भिखमंगे नहीं है, मुफ्तखोर है वो, लेकिन उनको कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे विश्वास नहीं दिला पाए लोग। क्यों नहीं विश्वास दिलाया सरकारों ने? लोगों ने उनको भड़काया भी है। अच्छा, आप भी राजनीति करने लगे? राजनीति नहीं कर रहे। आप रुकिए, आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आकाश जी। प्रदीप जी, निश्चित रूप से ये समस्या तो है, जहाँ तक भूख की बात है तो ये समस्या मैं मानता हूँ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो पैदल मजदूर चल के आ रहे हैं, जैसे आज औरैया में जो घटना हुई जी, वो सारे मजदूर आप सोचिए कि राजस्थान से चल के दिल्ली होते हुए आ रहे थे, और उनको उसमें कुछ पश्चिम बंगाल के थे, कुछ झारखंड के थे, उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, सारे राज्यों में ये समस्या है, सारे राज्यों की ये समस्या है निश्चित रूप से। लेकिन प्रदीप जी ये बताइए कि संदीप शुक्ला जी भी बैठे हुए थे, अगर वो, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप जो पूछेंगे मैं जवाब दूंगा जी। अगर राजस्थान की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार ये व्यवस्था करती है भोजन की, तो क्या उनको भागना पड़ता?
केंद्र सरकार की बात रही तो अभी दो प्रकार की बातें हुई कि मुफ्तखोरी और आत्मनिर्भर बनाना। देखिए, जितने भी हमारे मजदूर भाई या जितने भी किसान या जितने भी जरूरतमंद है, उनके लिए 2 महीने का राशन केंद्र की सरकार ने कहा है कि हम उनको, अगर उनके पास कार्ड नहीं है तब भी हम उनको देंगे। 3 महीने की उज्ज्वला गैस की हमने गैस जो है फ्री कर दी उनको। आकाश जी, आप 5 किलो गेहूं दे देंगे, वो पिसाएगा कहाँ? प्रदीप जी 1 किलो चना दे देंगे, उसका वो करेगा क्या? प्रदीप जी, निश्चित रूप से समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन जिस प्रकार से देशवासियों ने और पूरे देश में जो एक सक्षम वर्ग है, जिस प्रकार से स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में जिस प्रकार से लोग मदद कर रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। समस्या बड़ी है, ये बात ठीक है, ज्यादा है। ठीक है। संदीप जी का रुक। संदीप जी, ये बात सच है कि अगर महाराष्ट्र में रोक लिया जाता, इनको खाना दे दिया जाता, इनको रहने की व्यवस्था कर दी जाती, तो ये करोड़ों लोग आज सड़क पर ना होते। ज्यादातर वहीं से लोग निकल के आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र से भी निकल के आ रहे हैं, दिल्ली से भी निकल के आ रहे हैं, राजस्थान से भी निकल के आ रहे हैं, पंजाब से भी निकल के आ रहे हैं और गुजरात से भी निकल के आ रहे हैं। बात मूल ये है कि महाराष्ट्र में हमारी अलायंस गवर्नमेंट है, हम उसके सहयोगी हैं, हमारी सरकार नहीं है, हम उस सत्ता में नहीं हैं, हम सहयोगी हैं सरकार के। तो हम एक उनसे निवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर राजस्थान की बात करेंगे आप, उसका जवाब दे सकते हैं आप। अभी जो अरे राय साहब, औरैया में घटना हुई, सारे मजदूर राजस्थान से आ रहे थे। नहीं, सारे नहीं थे राजस्थान के। मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और पंजाब में, ये जहां भी मजदूरों के लिए जो हो पा रहा है वो किया जा रहा है। बसें वहां चलाई जा रही हैं। पंजाब हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, वहां की सरकारें वो खाना क्यों नहीं दे पाई जिससे मजदूरों को पलायन करना पड़ा? देखिए, बिल्कुल खाना भी वहां पर देने की पूरी व्यवस्था की जा रही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम होता है, ये इतना आसान काम नहीं होता। जब जनता निकल गई तो उसके बाद बसों से और ट्रेनों से पहुंचाना चाहिए गंतव्य तक, वो पहुंचाने में ये सरकार फेल है। देखिए, एक ट्रक में 3-3 हजार रुपए देकर के चल रहे हैं। देखिए, ट्रेन जो है, रेलवे किसी राज्य सरकार के अधीन नहीं आती है। रेलवे को ट्रेनें चालू करनी चाहिए, लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए। सबसे बड़ा काम केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार अपने दायित्वों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक ट्रेनें आ चुकी हैं। वहीं आप जाके देखिए, पश्चिम बंगाल में पूरे महीने की सिर्फ 105 आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 300 ट्रेनें नहीं आई हैं उत्तर प्रदेश में, आप बिल्कुल गलत तथ्य दे रहे हैं। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी, ओम प्रकाश जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। संदीप जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जी हाँ, आपने सवाल पूछा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जहां आपकी सरकार है वहां आप कह रहे हो कर रही है, जहां दूसरी पार्टी सरकार है वहां कह रहे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी से मैं जवाब दे रहा हूं। आप ये बताइए, लोगों को सीधा पैसा दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? सीधा पैसा दिया जाना चाहिए जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो असमर्थ हैं, जो काम करने में अक्षम है। ठीक है, भूपेंद्र जी, आपकी क्या राय? मेरी राय यह है कि दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों की सहायता, लाख लपेट मत करिए, सीधा पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल पैसा देना चाहिए, लेकिन यह है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी का भी व्यवस्था करते हुए पैसा देना चाहिए। ठीक है, भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आकाश राज जी, फाइनल कमेंट आपका। प्रदीप जी, कि कोई भी मजदूर, कोई भी गरीब, उसको पैसे की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, राशन की जरूरत हो, जो भी उनको जरूरत होगी, सरकार उसके लिए खड़ी है, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं प्रदीप जी, जरूरत होगी तो निश्चित रूप से दी जाएगी, लेकिन आप वही गोलमोल बात, यही गोलमोल बात करते हैं आप लोग, गोलमोल बात। आप लोग एनके सिंह साहब, जल्दी से बता दीजिए कि मौद्रिक प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं, ये स्कीम लागू? मैं ऑब्जेक्टिव आंसर दे रहा हूँ, मौद्रिक सहायता देनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ राय साहब से, या हमारे अर्थशास्त्री महोदय भूपेंद्र तिवारी जी बैठे हुए हैं, कि ये बता दिए कौन सा अर्थशास्त्र ऐसा है जो 11 करोड़ मजदूरों के बिना अर्थशास्त्र चल सकता है। ये दोनों चीज़ सोच के कभी बता दीजिएगा, उनके बिना हमारी जो हमारी नीति है वो कैसे सफल हो सकती, कैसे इकोनॉमिक बूस्टअप हो सकती है। बता मेरा सीधा सा कमेंट, ये सीधा कमेंट, मौद्रिक सहायता देनी चाहिए, बिल्कुल तुरंत देनी चाहिए, बिना देर किए देनी चाहिए। प्रदीप जी, बिना देर किए तुरंत देनी चाहिए, तात्कालिक सहायता देनी चाहिए। तो आपकी सरकारों ने क्यों नहीं दिया अभी तक? देखिए, ये हमारी सरकार मनरेगा दे रही है, क्यों नहीं दिया अभी तक? आप पता कर लीजिए, हमारी सरकार मनरेगा दे रही है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिया अभी तक? सब जगह मनरेगा के थ्रू दिया जा रहा है।
मनरेगा तो केंद्र की सरकार भी मनरेगा दे रही क्या है, बात करते हैं राज्य सरकार भी दे रही है। अपनी बारी आती है तो मनरेगा पर चले आप जाते हैं। प्रदीप जी आप पता करिए तथ्यों को, जहां जहां के कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां मनरेगा के थ्रू लोगों को तुरंत पैसा दिया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। तो मनरेगा तो केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है, केंद्र सरकार अभी कहीं नहीं दे रही। वही राजनीति होती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सभी गलत आरोप लगाते ठीक हैं है, आप ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राजनीति यूं ही चलती रहेगी, किसान यूं ही मरता रहेगा, बेरोजगार यूं ही मरता रहेगा, और अप्रवासी किसान और प्रवासी मजदूर भी यूं ही सड़क पर निकलते रहेंगे और राजनीति चलती रहेगी। यही सत्ता का ख्याल है। जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो उसे कुछ ख्याल नहीं आता है, और जब वो सत्ता के बाहर रहती है तो उसे बड़ी बड़ी बातें याद आती हैं, और वो कहती है कि लोगों को सीधा पैसा देना चाहिए, कभी 5,000 कभी 6,500 रुपए सीधे लोगों के खाते में डालने चाहिए का वादा करते हैं राहुल गांधी। लेकिन जब सरकार में रहते हैं तब वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यही कहते हैं सत्ता का चरित्र कुछ इसी तरह से होता है कि जब सत्ता में रहते हैं तो चीजें दिखाई नहीं देती है, और सत्ता के बाहर जाने पर सब कुछ दिखाई देता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते